नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद आरएस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हमारा 11th क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी, जिसका नाम है भारत का संविधान और उसके सिद्धांत और व्यवहार। इस एनसीईआरटी को पढ़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम संविधान को समझना चाहते हैं, उसकी ABCD समझना चाहते हैं, तो हमें किसी स्टैंडर्ड बुक की ओर पहले जाने से पहले इसको पढ़ना आवश्यक है। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई बिगिनर्स है जो संविधान क्या है ये बात भी नहीं जानता है, तो उसको इस एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही यदि मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी या किसी और कंपटीशन की तैयारी भी नहीं करते हैं, तो भी आपके एक अच्छे राजनीतिक ज्ञान के लिए भी ये एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप यदि कहीं खड़े होकर वाद विवाद करते हैं तो आपके पास तथ्यों का एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति को, जो कहीं पर मान लीजिए आपको बरगलाने का कार्य कर रहा है, तो आप आसानी से तथ्यों के साथ उसका खंडन कर सके। तो आप इस बुक को केवल एनसीईआरटी के नजरिए से ना पढ़कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका। हमारे संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने अपने जो भी उनके सपने थे, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भी वो संजोना चाहते थे, वो सब कुछ संविधान की प्रस्तावना में उन्होंने एक पृष्ठ में छाप दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भारत के किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान निर्माण कर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य, वो कह रहे हैं कि हम भारत के लोग हैं और हम चाहते हैं कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाए तथा उसके समस्त नागरिकों को हम एक साथ लेकर चले। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का मतलब है कि हमारे ऊपर जब ये संविधान लिखा गया था, संविधान सौंपा गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था, तब इन्होंने ये कहा था कि अब के बाद हमारे ऊपर किसी भी देश का कोई भी राज नहीं रहेगा। यानी कि अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम हमारे विदेशी फैसले जो हैं वो खुद ले सकते हैं। हमारे देश के अंदर जो भी मुद्दे चल रहे हैं उन पर हमारा खुद का निर्णय लेने का हक होगा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का होता है कि हम हमारे क्या है, अब सोवरेन हो चुके हैं, हम ही हमारे राजा हैं, कोई हम पर बाहर से राज करने वाला नहीं हो सकता है। समाजवादी का अर्थ है कि समाज का जो हर एक वर्ग है, चाहे वो हाशिए पे पड़ा हुआ वर्ग हो, उसको भी साथ लेकर हम मेन स्ट्रीम में लेके आएंगे। यानी कि केवल अमीरों का देश नहीं होगा, यहाँ पर गरीब से गरीब दलित व्यक्ति का भी क्या होगा, ये देश होगा, और उनमें सभी को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। जो अमीर व्यक्ति को मिल रहे हैं वो ही गरीब व्यक्ति को भी मिलेंगे। साथ ही पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि भारत जो है एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड देश है। डाइवर्सिफाइड देश का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सी कौम के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब रहते हैं। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर किसी एक धर्म का प्रभुत्व हो जाता, तो इन सभी धर्मों के बीच में, इन सभी कौम के बीच में सामंजस्य बनाना बहुत ही कठिन हो जाता। यदि हमारे पास इस तरह का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, तो हर धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि ये हमारी एक पुरातन विरासत रही है कि हम एक दूसरे पर चढ़कर आगे बुलंदियों को हासिल करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो इस तरह से संविधान निर्माता जो है, इन्होंने इस चीज का जो है ताबीज बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति को जो दूसरे धर्म का है उसको नीचा नहीं दिखा सकता है। साथ ही डेमोक्रेटिक गणराज्य यानी कि लोकतांत्रिक रिपब्लिक, गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि अब देश का जो प्रधान है वो चुना जाएगा, ना कि ब्रिटेन की तरह कोई राजा होगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति होगा जो देश का प्रधान होगा, यानी कि देश का राजा अब चुना जाएगा।
ठीक है। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो देश की जनता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनेगी, या किसी राजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अब अपना कानून नहीं थोप सकेंगे जनता के ऊपर। तो संविधान की जो प्रस्तावना है, यदि आपने इसको बारीकी से समझ लिया ना, तो आप संविधान को पूरी तरह से समझ पाएंगे कि संविधान निर्माताओं ने जो आगे इतनी बड़ी डिटेल में बातें लिखी हैं वो सिर्फ एक छोटे से प्रश्न पर उन्होंने समराइज कर दी है। अब उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट लाइन है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सभी को राजनीति में भी बराबर भागीदारी दी जाएगी, साथ ही सभी के लिए सरकार आर्थिक रूप से भी बराबर हक रखेगी, और समाज में भी सभी को बराबर हक होगा। ये नहीं है कि कोई नीची जात का व्यक्ति है, वो यदि कोई अपनी बारात लेकर जा रहा है तो ऊंची जाति का व्यक्ति है वो केवल इसी रोब के कारण उसकी जो बारात है वो रोक सके कि उसको ऊंची जाति का दर्जा प्राप्त है। ये संविधान जो है ये सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य करता है। यदि उसके साथ कहीं भेदभाव होता है, कास्ट के, धर्म के, लिंग, स्थान विशेष के आधार पर उसके साथ भेदभाव होता है तो उस व्यक्ति को संविधान न्याय की गारंटी देता है। ठीक है। साथ ही देश के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार, उसकी जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है विचार की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये सब की उसको स्वतंत्रता दी जाएगी। ये संविधान में लिखित गारंटी हमको दी गई है कि आपका जो मन करे वो आप विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी की आलोचना कर सकते हैं। ये भारत के संविधान ने हमें बाकायदा अधिकार दिए हैं भाई। ठीक है। साथ ही जो हम कहते हैं कि समानता किस चीज की होनी चाहिए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसमें, अवसरों में, यानी कि नौकरी में सभी को समानता दी जाएगी। साथ ही सभी का जो मान सम्मान होगा उसको किसी लिंग विशेष या जाति, धर्म के आधार पर उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जो उसका कार्य होगा, जो उसके गुण होंगे, उसके आधार पर उसको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दी जाएगी। और इसी के साथ व्यक्ति की गरिमा, आर्टिकल 21 जो कहता है कि जीवन जो है वो गरिमापूर्ण होना चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए भी संविधान हमें एक मूल अधिकार के रूप में सुरक्षा देता है। साथ ही कोई है देश का नागरिक जो राष्ट्र की एकता को तोड़ना चाहता है, उसको अक्षुण्ण नहीं रखना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए भी संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि हम देश के संविधान के द्वारा ऐसे नियम कानून बनाएंगे कि कोई देश की सरकार हो या चाहे कोई बाहर का, वो चाहकर भी देश को नहीं तोड़ पाएगा। यानी कि देश की एकता और अखंडता को बनाने वाली बंधुता सुनिश्चित करने के लिए आज हम अपनी संविधान सभा, उस दिन थी जब ये संविधान अंगीकृत किया गया था, यानी कि हमने जब इसको आत्मा से स्वीकार किया था। अंगीकृत करने का मतलब होता है कि हमने इसको मन से स्वीकार किया है। और संविधान सभा केवल कुछ लोगों की चुनिंदा सभा नहीं थी, बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से, देशी रियासतों से, प्रांतों से चुनी हुई प्रतिनिधि जो है जनता ने यहाँ पर भेजे थे। ठीक है। तो ये दिन था 26 नवंबर 1949 का। ये वो दिन था, शुभ दिन था, जब हमें हमारा खुद का संविधान प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमें हमारा इतना बड़ा जो संविधान है, इतना रेस्पेक्टफुल संविधान सभा के द्वारा दिया गया है। अगर आप ये चीजें समझ गए कि हमें संविधान की इज्जत क्यों करनी चाहिए, आपको संविधान खुद वैलिड रीजन देता है कि भैया आप संविधान की रेस्पेक्ट करने पर मजबूर होंगे, आप चाहकर भी इसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको समानता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। यदि आपसे ये सभी अधिकार छीन लिए जाते ना, तो चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप कोई रेस्पेक्ट नहीं शो कर पाते। तो ये है हमारे इस संविधान का मूल उद्देश्य, जो उद्देशिका में दर्शाया गया है। और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी इस प्रस्तावना के द्वारा हमने आपको समझा दिया है। अब बाकी की डिटेल जो है वो हम इस विषय में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम हमारी शुरुआत करेंगे कुछ शेरों शायरियों से कि गुलाम थे तो हम सब हिंदुस्तानी थे। यानी कि जब हम गुलाम थे ना, उस समय हम सोच रहे थे कि हम सब हिंदुस्तानी, हम एक होकर लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही हमें आजादी मिली, हमने सबको कौम में बांट दिया कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो। और इसी का निचोड़ है, इसी को जोड़ने के लिए भारत का संविधान जो है वो लिखा गया है, ताकि लोगों के मन में
दोहराव होते हुए भी वो अलग ना हो पाए, यानी कि कोई ऐसी पावर होनी चाहिए, ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो अलग होते हुए को भी चुंबक की तरह आपस में जोड़ दे। तो ये है भारत का संविधान। ये शायरी जो है ये गुलजार जी द्वारा लिखी गई है, बहुत ही सुंदर शायरी है। इसी के साथ हमारी जो इसी से संबंधित एक और शायरी है कि हिंदू मुस्लिम करते करते क्या मिला ये जंग लड़ते लड़ते, हम तो सदा एक थे, इंसानियत कहीं खो गई ये कहते कहते। ये यति बहल द्वारा लिखी गई एक शायरी है जो बताती है कि भारत जो है ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंट्री है भैया। ऐसी डाइवर्सिटी आपको दुनिया के किसी देश में नहीं देखने को मिलेगी जहां पर इतनी कौम के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर भाई भाई की तरह रहते हैं। ठीक है, ऐसी विविधता में एकता वाला देश जो है ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस विविधता वाले देश के लिए कुछ ऐसी शक्ति हमें चाहिए थी जो हमें एक कर सके। यदि मान लीजिए कहीं पर किसी की बुद्धि खराब भी हो जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसा निचोड़ होना चाहिए ना, दवा होनी चाहिए उस मरहम को लगाने के लिए कि उस बीमारी का इलाज कर सके। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम संविधान के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि संविधान जो है वो किस तरह से लिखा गया था। इसके बारे में प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकते हैं कि जो संविधान है वो किन के द्वारा लिखा गया था। दरअसल संविधान जो है, भारत का संविधान, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हाथ से लिखा गया था। देखो भैया, हाथ से लिखा गया था, इन्होंने कोई मशीन काम नहीं ली थी, इन्होंने बाकायदा, देखिए हाथ से लिख रहे, हैंड रिटन है ये। और ये जो महान विभूति है इनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हमें गर्व होना चाहिए ये बात पढ़ते हुए, ये बात जानते हुए कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा मतलब इसमें नियम और कायदों की हमें लिखित नियमावली मिलती है। इंग्लैंड जैसे संविधान में जहां पर केवल जो कानून है वो एक लिस्ट के तौर पर बना दिए गए हैं, उनका बाकायदा इस तरह से कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जिन्होंने हम पर 200 साल तक राज किया भैया, उनका लिखित संविधान नहीं है। तो हमें अपने जो संविधान निर्माता है उन पर गर्व करना चाहिए, उनको सैल्यूट करना चाहिए। वाह बंदे क्या थे यार, वो भी मतलब लाजवाब थे जिन्होंने इतना विविधता होते हुए भी। और उस समय जब भारत का संविधान लिखा गया था उस समय की पृष्ठभूमि भी आप जान लीजिए। उस समय की पृष्ठभूमि थी विभाजन की, और विभाजन की त्रासदी से ग्रस्त होते हुए भी भारत के संविधान निर्माताओं ने हिम्मत रखी, और हिम्मत रख के अपनी उस बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हमारे लिए इतनी बड़ी जो इमारत है वो खड़ी करके गए हैं। ठीक है, और संविधान की जो मूल कॉपी है आप ये भी जान लीजिए कि वो इंग्लिश में लिखी गई थी, बाद में इसका हिंदी में अनुवाद किया गया था। ये है भारत का मूल संविधान, इस तरह से दिखता है हमारे भारत का मूल संविधान। यदि आप देखना चाहते हैं तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये अंग्रेजी में इसकी मूल कॉपी लिखी गई थी जो कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर उसको कहा जाता है जो कि हाथ से लिखने वाले होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फैक्ट है वो ये है कि भारत का संविधान जो है ये जो रायजादा जी थे, प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने एक हॉल में बैठकर इस संविधान को लिखा था। तो उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस रूम को ही संविधान क्लब घोषित कर दिया गया, और बाद में इसमें कहा गया कि संविधान लिखने में इनको, जो ये प्रेम बिहारी जी हैं, इनको लगभग 6 महीने लगे थे संविधान लिखने में। आप सोच रहे हैं कि इतना समय क्यों लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था संविधान लिखने में। ठीक है, और इसमें लगभग 432 नींव घिस गई थी लिखते लिखते। यानी कि हमारे संविधान निर्माताओं को हमें सैल्यूट करना चाहिए, दिल से सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने 6 महीने लगातार इतनी मेहनत की और 2 साल 11 महीने 18 दिन अपने आप को झोंका इसमें। ठीक है, और ये जो निब मंगवाई गई थी ये भी यहाँ से नहीं मंगवाई गई थी, ये भी इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से आयात की गई थी। यानी कि हमने इंपोर्ट की थी किसी स्पेशल क्वालिटी की निब संविधान लिखने के लिए। ठीक है, और इसके लिए 303 नंबर की निब का प्रयोग किया गया था। तो ये संविधान को समझने से पहले हमारी एनसीईआरटी में हम आगे बढ़े उससे पहले हमें संविधान को समझना जरूरी है कि ये संविधान आखिर है क्या,
क्यों हम इसकी रिस्पेक्ट करें, हमारे पास क्या कारण होने चाहिए। और ये आज हमें इस बुक में पढ़ने को मिलेगा कि संविधान क्यों और कैसे बनाया गया, हम इसका आदर क्यों करें, क्यों भाई प्रत्येक व्यक्ति के मन में आदर होना चाहिए। सभी सवालों के जवाब हमने अधिकतर तो देख लिए हैं प्रस्तावना के जरिए, और आगे हम एनसीईआरटी के जरिए क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपके नोट्स होंगे वो भी मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि नोट्स किस तरह से एनसीईआरटी के हमें बनाने हैं। तो चलिए अब हमारा जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है, देखिए यहाँ पर ये इंडेक्स दी गई है, इसमें पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, दूसरा है भारतीय संविधान में अधिकार, यानी कि हम फंडामेंटल राइट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। साथ ही उसके बाद में पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, और फोर्थ चैप्टर जो है वो है हमारा कार्यपालिका, ठीक है। और फिफ्थ चैप्टर जो है वो है हमारा विधायिका, यानी कि जो हमारी लोकसभा और विधानसभा ये होती है विधायिका, इसे कहा जाता है, ठीक है। संसद को विधायिका कहा जाता है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। साथ ही न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी जो हमें न्याय देने का कार्य करती है। संघवाद क्या है इसको समझेंगे। स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज को समझेंगे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि संविधान जो है वो आज भी जीवित है, मतलब आज की आकांक्षाओं के अनुरूप भी जो है संविधान अपनी योग्यता रखता है। इतने साल हो गए हैं, 26 नवंबर 1949 को भैया ये संविधान लिखा गया था। तो सोच के देखिए यदि ये आज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता तो क्या ये जीवंत होता, कब का ही डेड हो चुका होता, कब की जो जनता है इसे अस्वीकार कर गई होती। लेकिन ऐसा नहीं है। और जो हमारा अंतिम चैप्टर है वो है हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये है हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी जो लगभग 15 से 20 दिन में हम आराम से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला चैप्टर है कि हमें संविधान क्यों चाहिए, संविधान क्या है और क्यों लिखा गया। सबसे पहले तो हमने देखा, प्रस्तावना में देख लिया कि संविधान जो है ये भैया तालमेल बिठाता है। तालमेल का मतलब है कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो भैया इनको कैसे भाई भाई की तरह रखा जाए, और क्यों ये अलग अलग कम्युनिटी के लोग संविधान में रेस्पेक्ट शो करें, इनको ऐसा क्या दिया संविधान ने जो ये इनकी ओर आकर्षित हो, इनकी रेस्पेक्ट करें। तो ये संविधान बताता है कि मेरे पास वैलिड रीजन है कि आप सब जनता मिलकर मेरी रेस्पेक्ट करो। मेरे पास ऐसे वैलिड रीजन जो संविधान खुद देता है हमें। संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है और समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है। साथ ही संविधान का हमारे निजी जीवन से क्या संबंध है। इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है वो हमें इसमें मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए ये एनसीईआरटी कह रही है कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। ये भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ अलग विशेषताएं हैं। उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अलग अलग तरह से भिन्नता रखते हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं, यानी कि वो अलग अलग धर्म से हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ ईसाई हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि नास्तिक है, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। अब भाई इस तरह के जो वैरायटी वाले लोग हैं इनमें कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए, इसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना कि जो इनमें एकजुट करके इनको रख सके। साथ ही ये धर्म तो है ही है अलग, ये काम भी अलग अलग करते हैं। साथ ही इनकी एबिलिटी भी अलग है, इनके शौक भी अलग हैं। कोई सिनेमा देखना पसंद करता है, कोई किताबें पढ़ना पसंद करता है। तो इस तरह की विविधता वाले जो लोग हैं इनमें किस तरह से यूनिटी बनाई जाए, ये इंग्लिश में भी आपको दिया गया है ताकि आप इंग्लिश में भी रीड कर सकें। इसमें कुछ लोग हैं वो सिनेमा के शौकीन है और कुछ लोग हैं वो किताबों के शौकीन हैं। कुछ लोग इसमें हैं वो बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। अब मान लीजिए कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर यदि कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति की विचारधारा से सहमत नहीं होता है, तो ऐसे में तो लड़ाई हो जाएगी। और किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति रखनी चाहिए, यह अधिकार है या नहीं, ये कौन बताएगा। यदि मान लीजिए कोई संविधान ही नहीं होता, हमारे पास कोई नियम कायदे नहीं होते, तो एक व्यक्ति तो कहता कि मैं तो संपत्ति रखूंगा, बल्कि तुम मेरे से नीची कास्ट के या तुम दूसरे धर्म के हो तो मैं तुम्हें नहीं रखने दूंगा। यानी कि अपने बाहुबल के द्वारा वो किसी व्यक्ति को क्या कर सकता था, प्रभावित कर सकता था। तो इसके लिए भी संविधान जरूरी है
क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को ये निर्णय लेने का हक होना चाहिए? साथ ही इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना पैसा खर्च करना चाहिए? यानी कि कोई व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए किसी देश में सुरक्षित रहने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो क्या वो देश सुरक्षित है? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमें संविधान को समझने से पहले दिमाग में आते हैं। भिन्न भिन्न लोग, इनमें से प्रत्येक का प्रश्न जो है इसका उत्तर भी अलग अलग होगा, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी ये लोग हैं वो एक साथ रहते हैं, ये एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और फिर भी विभिन्नता होने के बावजूद भी ये एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है और इनको जो एक जोड़ बांधे रखता है वो ही है हमारे भारत की खूबसूरती, यानी कि भारत का संविधान। तो संविधान का जो पहला फंक्शन है वो यही है कि द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society। यानी कि संविधान जो है, ये किताब जो है, ये जो हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा लिखी गई है, ये बताती है कि एक वैलिड रीजन है, हम आपको वैलिड रीजन दे रहे हैं कि जिससे सभी धर्मों, सभी कौम के बीच में क्या हो सके, कोऑर्डिनेशन हो सके, यानी कि सभी को एक कारण देती है जिसकी वो कभी निंदा ना कर पाए, यानी कि सभी को एक साथ रहने के लिए इस तरह की व्यवस्था प्रोवाइड करती है ताकि भिन्नता होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ आसानी से रह सकें। अब इसमें नेक्स्ट कहा गया है कि समूह के सदस्य जो हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, किसका किस चीज पर अधिकार होगा। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हैं ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को ये विश्वास ही ना हो कि दूसरे नागरिक जो हैं वो भी उन नियमों का पालन करेंगे जो उनसे पालन करवाए जाएंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को कानून यानी कि न्यायालय द्वारा फोर्सफुली लागू करवाया जाएगा तो सभी उसमें विश्वास करने लग जाएंगे और लोग ये भी मानेंगे कि ऐसा ना करने पर यदि वो इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो उनको दंडित किया जाएगा। यानी कि संविधान अपनी महत्व को बताने के लिए पहला विशेषता तो यही बताता है कि वह बुनियादी नियमों का कुछ ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो है उसके अंदर आस्था रख सके, उसमें विश्वास पैदा हो सके। यदि मान लीजिए किसी समूह में अलग अलग विचारधारा के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग समूह, अलग अलग कौम के लोग, अलग अलग जाति के लोग रह रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कोई एक प्रभुत्व सत्ता वाला व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को तो कह रहा है कि तुम तो ये नियम फॉलो करो, लेकिन मैं पावरफुल हूं, मैं तुमसे उच्चता रखता हूं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पुरुष है वो महिला से कह सकता है, ठीक है, और जो किसी एक धर्म का है वो किसी दूसरे धर्म वाले से कह सकता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है तो तुम इन नियमों को मानो, मैं तुमसे इन नियमों को फॉलो करवाऊंगा। जबरन यदि कोई मान लीजिए इस तरह की जबरदस्ती करके किसी से कार्य करवाता है तो संविधान उसको रोकता है कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हो। जिस तरह से आप संविधान के सामने हो, ये सभी भी संविधान के सामने इक्वल हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, अमीर हो, गरीब हो, दलित हो, उच्च जाति के हो, ठीक है, सभी को कोर्ट के सामने एक समान रखा जाएगा। आपने देखा होगा कि जो हमारे कोर्ट में जो जज होते हैं उनके सामने जो मूर्ति रखी जाती है, न्याय की मूर्ति, उसकी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी होती है? पट्टी इसीलिए बंधी होती, कानून अंधा होता। अंधे का मतलब ये है कि वो आंख बंद करके केवल सबूतों और गवाहों पर विश्वास करता, वो ये नहीं देखता कि ये अपना है या पराया है। तो संविधान ने ही उसको ये आधार दिया है कि तुम एक तरह से निष्पक्ष होकर न्याय कर सको। और न्यायपालिका जो है वो संविधान की कस्टोडियन होती है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान खतरे में है या नहीं, जनता खतरे में है या नहीं, यानी कि जनता को ही असर पड़ेगा संविधान खतरे में है तो, क्योंकि जनता में ही अलग अलग तरह के लोग निवास करते हैं। तो संविधान को यानी कि देश को बचाने के लिए जो संस्था बेटी है सर्वोच्च वो है
न्यायपालिका। संविधान की संरक्षक जो है वो है न्यायपालिका। अब संविधान में इसमें आगे बात लिखी गई है एनसीईआरटी में कि संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। बुनियादी सिद्धांत जो होते हैं, चाहे जीवन रहे ना रहे, लेकिन ये सिद्धांत रहने चाहिए। ठीक है, ये बुनियादी सिद्धांत, जिस तरह से हमारे लिए अन्न जल जरूरी है, ये सिद्धांत उसी तरह से जरूरी है, जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये भाई डिसाइड कौन करेगा कि बुनियादी नियम कौन से होंगे? इस बुनियादी नियमों की कोई लिस्ट है या भी नहीं, ये भी तो डिसाइड करना है। यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो मनमर्जी का करने लग जाए कि ये बुनियादी सिद्धांत होने चाहिए, ये चीजें जो हैं ये संविधान में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो उन सिद्धांतों को बुनियादी बना देती हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर हमारे समाज का शासन होगा, उन नियमों को बनाएगा कौन? और ये जो नियम बनाए गए हैं, इसमें मान लीजिए कि कोई कई नियम बनाने की इच्छा रखता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं ये नियम बनाऊं, कई नियम बनाऊं। दूसरा चाहता है कि नहीं, मैं आपके इस नियम से सहमत नहीं हूं, मैं खै नियम बनाऊंगा क्योंकि वो सर्वोत्तम है। तो अब अपनी अपनी दृष्टि में तो सब सर्वोत्तम है, तो इसका डिसाइड कौन करेगा कि किसके नियमों से हम पर शासन किया जाएगा? यानी कि जिन नियमों का आधार नैतिक हो, किसी की इच्छा पर डिपेंड ना हो, जिनका आधार नैतिक हो, मानवता पर डिपेंड हो, मानवता जिसके मूल में हो, वो ही नियम हमें शासन करने के लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी रहना चाहते हैं, वो हो सकता है कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरों को लगता है कि उसके द्वारा सुझाए गए जो नियम है वो सामने वाले से अच्छे हैं। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है, विवाद का मुद्दा बन जाता है, तू मैं वाला किस्सा हो जाता है। तो ये निर्णय करने के लिए ही हमें इस तरह की कोई संगठन बनाना पड़ेगा, सभी के द्वारा, जो मतलब चुना गया हो, जो ये डिसाइड कर सके कि ये बुनियादी नियम है और इन्हीं के द्वारा सभी को चलना पड़ेगा। तो संविधान जो है इसी प्रश्न का उत्तर देता है कि शक्ति के जो वितरण होता है उसको किस तरह से रखा जाए। संविधान ये बताता है कि कानून कौन बनाएगा, यानी कि कानून बनाने वाली बॉडी कौन होगी, कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का जो सैद्धांतिक उत्तर है इस प्रकार से दिया जा सकता है कि राजतंत्र में कानून जो है, यानी कि पहले यदि हम देखें मुगलों के राज में राजा का शासन हुआ करता था, बादशाह का शासन हुआ करता था, तो कानून निर्माण करने का कार्य जो है वो राजा करता था। लेकिन कुछ संविधान, जैसे कि पुराना सोवियत संघ यूएसएसआर है, उसके संविधान में निर्णय लेने का अधिकार जो है एक पार्टी को दे दिया गया, यानी कि चाहे एक पार्टी को दिया जाए या किसी एक व्यक्ति विशेष को दिया जाए, है तो सत्ता किसी एक व्यक्ति की, किसी एक समूह की है, यानी कि एक तक इसी में, तो एक से ज्यादा तो बढ़ ही नहीं पाए हैं। तो सभी का समावेश किस तरह से हो, इस तरह की व्यवस्थाएं तो हमारे डाइवर्सिफाइड देश में चल ही नहीं सकती। यानी कि मान लीजिए हमारे देश में कोई एक संगठन है, हिंदू संप्रदाय है, वो अपना संगठन बना ले और वो डिसाइड करे कि मेरे बनाए गए नियम है उसके अनुसार ही समस्त धर्मों के लोगों को रहना पड़ेगा। तो बाकी के जो कम्युनिटी के लोग वो विवाद कर देंगे, क्यों भाई, हमारे में क्या कमी है, हम भी विद्वान हैं, हम भी हमारे कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से दूसरी मुस्लिम कौम के बना लेंगे, सिख कौम के बना लेंगे। तो इस तरह से समाधान कहाँ हुआ, ये तो वही लड़ाई वाली बात होगी। तो इसका एक कंक्लूजन निकालने के लिए, ताकि किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति ना हो, इनका बीच का मध्यम मार्ग अपनाया गया है। ठीक है। और लोकतांत्रिक संविधान जो है इसमें निर्णय जो है जनता लेती, यानी हम इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। लेकिन ये विषय इतना भी इजी नहीं है, इस चीज को समझना इतना आसान भी नहीं है। यदि ये मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तो क्या हम यूनान में जिस तरह से सभी लोग आकर खड़े हो जाते थे, यानी कि जनता, सारी जनता आकर दरबार में खड़ी हो जाती थी और सब अपने अपने निर्णय सुनाया करती थी, तो क्या इस तरह की पद्धति, यूनान की पद्धति को हम चलन में ला सकते हैं? क्या इस तरह से जनता, यदि मान लीजिए हर एक व्यक्ति अपनी जनसंख्या जो है वो देखिए कितनी करोड़ हो चुकी है, ठीक है, यदि मान लीजिए इतने करोड़ व्यक्ति प्रत्येक विषय पर अपने मत रखने लगे, तो ना वो यूनाइट हो पाएंगे, ना ही वो चल पाएंगे। तो कुछ इस तरह के प्रतिनिधि होने चाहिए जो अपनी अपनी राय, जनता की राय को सामने रख सके। तो हमारा जो लोकतंत्र है इसमें चुने हुए प्रतिनिधि
आते हैं, जिसे जनता अपने वोट के द्वारा चुनती है। अब संविधान का जो दूसरा काम है, दूसरा काम ये बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। साथ ही संविधान यह भी बताता है कि सरकार किस तरह से बनेगी, यानी कि आज जो सरकार चल रही है, ठीक है, आज जो सरकार चल रही है उसका निर्माण किस तरह से होगा। वो यदि सरकार इन नियमों का पालन करती है तब तो वो सरकार टिकी रहेगी, यदि इन नियमों को वो फॉलो नहीं करती तो वो सरकार गिर जाएगी। ये सब सरकार बनाने की जो शक्ति है, सरकार सर्वोच्च नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि सरकार सर्वोच्च नहीं, सरकार सर्वोच्च है, तो आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की सत्ता है हमारे देश में। संविधान ये जो किताब कह रही है, यदि इसके अकॉर्डिंग ये सरकार चल रही है, नियमों के अकॉर्डिंग, तब तक वो सरकार चलेगी। जिस दिन उस सरकार ने संविधान विरोधी कोई कार्य कर दिया, जनता अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र सब कुछ उठा लेगी, यानी कि जनता ही क्या है, संविधान निर्मात्री है। अब सरकार की सीमाएं जो है वो संविधान डिसाइड करता है कि आपकी एक लक्ष्मण रेखा बना दी है, यानी कि ये लक्ष्मण रेखा है संविधान के द्वारा सरकार की, इसके अंतर्गत ही सरकार जो है अपने पैर पसार सकती है। यदि इसने इससे बाहर पैर पसारे तो संविधान के द्वारा इसके पैर जो है वो कतर दिए जाएंगे, यानी कि संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी डिसाइड करता है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई मानवता का पर्सन है, यदि इसके लिए इतनी कैटेगरी रख दी कि ये इससे बाहर निकलकर कोई अच्छा कार्य कर ही नहीं सकता, तो ऐसी भी व्यवस्था नहीं की गई संविधान में। ये भी कहा गया यदि मानवता के लिए कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए तो आप अपनी ये जो गुदड़ी है इससे बाहर निकलकर भी कोई निर्णय ले सकते हैं। यानी कि संविधान जो है वो हमें दोनों तरह की शक्तियां सरकार को देता है। अब मान लीजिए कि आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तो आपको लगा कि ये कानून तो पूरी तरह से गलत है, ये किसी एक धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के तो पक्ष में है और दूसरे धर्म के लिए विपक्ष में है। साथ ही ये किसी खास व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्त्र पहन सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कह रहे हैं किसी व्यक्ति को कि आप हिजाब नहीं धारण कर सकते हैं, आप भगवा नहीं धारण कर सकते। इस तरह से किसी खास वस्त्रों पर यदि कोई रोक लगा रहा है तो कोई जो दूसरा व्यक्ति जिसका रोक लगाई जा रही है जिसकी इच्छा पर, वो इसका सम्मान क्यों करेगा, वो सरकार के विरोधी हो जाएगा। तो किसी विशेष समूह, जाति, धर्म जो है उसके लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा सरकार नियम बना दे कि फला जाति के व्यक्ति जो हैं, SC ST कैंडिडेट जो हैं वो जनरल वालों की हमेशा सेवा करेंगे। जिस तरह की जो पुरानी व्यवस्था रही थी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उस तरह की व्यवस्था यदि आज की सरकार लागू कर दे तो जनता में बवाल हो जाएगा। इस तरह की रक्षा के लिए ही हमें संविधान दिया गया है। साथ ही कोई मनमाने तरीके से, मान लीजिए पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है, तो आपके पास ऐसे क्या अधिकार है कि आप बेकसूर होते हुए भी आप अपना बचाव कर सके। मतलब सरकार हो सकती है कि आपको किसी पर्सनल दुश्मनी या आप सरकार की आलोचना कर दे तो आपको गिरफ्तार कर ले, तो कौन बचाएगा आपको, तो बचाएगा आपको संविधान। तो किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी, तो हो सकता है कि आपको ये कानून जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं ये अन्यायपूर्ण लगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए, भले ही किसी कानून की विशेष प्रक्रिया द्वारा हो, लोकसभा और राज्य जो होती है हमारी राज्यसभा, हो सकता है इन दोनों से ही पास करवाए गए हों, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि ये जनता की इच्छा को भी समाहित करते हो। जिस तरह से हमें पिछली बार देखने को मिला कि सरकार ने 3 कृषि कानून लेके आई थी, सरकार 3 कृषि बिल लेके आई थी, तो जो किसान भाई थे हमारे, उन्होंने जाम लगा दिया था, देश में किसान आंदोलन शुरू हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि जो कानून बनाए गए थे वो उद्योगपतियों का ज्यादा पक्ष रखते थे, जबकि जो किसान भाई हैं, किसान वर्ग का दमन करने वाले एक तरह से कह सकते कि कानून लाए गए थे। तो जनता ने बिल्कुल अपना प्रतिकार जो है आंदोलनों के द्वारा इसमें दिखाया था। तो अन्याय की जब बात होती है तो जनता स्वयं खड़ी उठती है। तो ये संविधान हमें राइट देता है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन भी ऐसा नहीं है कि आप मार धाड़ वाला करें। शांतिपूर्व अहिंसा वाला आंदोलन करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो संविधान का जो तीसरा कार्य है वो ये कार्य है, संविधान का तीसरा काम ये है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर जो कानून लगाए जा रहे हैं वो सीमा में रहकर, यानी कि सरकार अपनी हद में रहकर कानून लगाए। ये सीमाएं
इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी कि संविधान ने ये लिमिट बना दी है, यदि इस चीज के द्वारा जनता का शोषण होता है तो इस कैटेगरी वाले कानून जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे। यानी कि न्यायपालिका जो है यदि कोई संविधान का कानून का पालन नहीं करता है तो उसको न्यायपालिका रद्द कर देती है। ठीक है, तो इस तरह संविधान जो है ये सरकार की शक्तियों पर एक तरह से लगाम लगाता है, यानी कि सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। साथ ही सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका ये है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। यानी कि हमारे मौलिक अधिकार हैं वो बता दिए जाएं कि ये जनता के मौलिक अधिकार है जो किसी भी हालत में सरकार है वो रोक नहीं सकती है, और कोई भी सरकार क्यों ना हो वो कभी भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और उसकी व्याख्याएं हैं अलग अलग संविधानों में अलग अलग रहती है। यानी कि अलग अलग देशों में उनकी जो इन्वायरमेंट होता है, वहां की किस तरह की सिचुएशन है लोगों की रहने की, उसी के हिसाब से ये अधिकार जो है ये बदलते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर संविधान जो है इनमें जो बातें हमारे संविधान में है ये ज्यादातर होनी ही चाहिए। यानी कि प्रत्येक देश का नागरिक जो है ये इंसान होने के नाते, मूल अधिकार वो होते हैं इंसान होने के नाते उसको चाहिए ही चाहिए। यानी कि उसके जो निजी अधिकार हैं वो होने ही चाहिए। ठीक है, जैविक अधिकार हैं। और नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध यदि मान लीजिए संविधान सुरक्षा ना देता तो कोई व्यक्ति जो है वो जेल में पड़ा पड़ा क्या है मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यदि इस तरह सरकार जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाने लगी और उस पर किसी तरह का कोई कानून भी नहीं हुआ तो सरकार क्या हो सकती है, बेलगाम हो सकती है। तो इस तरह की जो सरकार की मंशा होती है ये शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा भी डिसाइड करती है। ठीक है, और नागरिकों को सामान्यतः कुछ अधिकारों की इस तरह की लिस्ट दी गई है जो डिसाइड करती है कि ये अधिकार सरकार को मिलने ही चाहिए। आज का जो सेशन है वो हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और इसके लिए हम इसको पार्ट्स में कर लेंगे। यानी कि कल जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम बाकी की जो एनसीईआरटी का ये चैप्टर बचा हुआ है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।